करो। तो आप लोग आज फर्स्ट क्लास है क्या? नीट ड्रॉपर? ठीक। तो आज बेसिकली थोड़ा पढ़ाने का सीन होगा नहीं, मतलब स्टार्टिंग है, तो बेटर ये कि एक बार मैं आप लोगों के बारे में जान लूं और फिर मेरे बारे में बता दूं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना नाम बताना है और क्या आपका स्कोर आ रखा है पहले वो बताना है, और पहले कहां पे थे, इससे पहले कौन सी कोचिंग थी वो बताना है। करें स्टार्ट? बताओ, खड़ो। क्या नाम है? राकेश। कहां से हो? पहले कौन सी कोचिंग में? स्कोर क्या था? 396। बैठो। क्या नाम? उमर अली। हाँ, पहले स्कोर कितना था? एग्जाम नहीं दिया? अच्छा, फर्स्ट टाइम ही करेगा। बैठ। पिया। हाँ, कहां से हो? पहले कौन सी कोचिंग? स्कोर कितना है? 5। दिनिशा। हाँ, कहां से हो? मार्क्स? जिसे बट कहां से? अनमोल। हरियाणा। पहले कहां पे था? ऑनलाइन बेच। और क्या स्कोर है? 300। परमेश्वर। सीएलसी कितने नंबर है? 500। कंफर्म? 300। फर्स्ट टाइम कोचिंग? तो पहले आप स्कूलिंग में 12th? अलका। कहां से हो? मार्क्स? हाँ भाई। अमृत। अमन। और अच्छा, पहले कहां पे था? कहां से? हरियाणा। छतरपाल। कहां से? मार्क्स? कौन सी कोचिंग? जतिन तेरे से मिला हूं यार शायद। हाँ, हरियाणा से। अच्छा, आया था क्या? बैठ। हाँ। मंजू। हाँ, कितने नंबर है? और हाँ, बैठ जा। कहां से हो? अलवर बहरोड। और मार्क्स कितने? 200 स्कूलिंग के साथ। बढ़िया, शाबाश। कहां से स्कूलिंग? फुलेरा से तू? फुलेरा जो अजमेर की तरफ आता है। क्या नाम? प्रिंस। कहां के हो प्रिंस? सूरतगढ़। और मार्क्स कितने? स्कूल या कोचिंग पहले? स्कूलिंग। प्रियांशु। कितने नंबर है यार तेरे? 550। पहले कौन सी कोचिंग? ठीक है। निवी जाओ। कहां से हो? मार्क्स? कोचिंग? फर्स्ट टाइम कर रहा है? कहां से है तू? सीकर से ही। अनिल। कहां से? मार्क्स? निर्वेश। कहां से? ब्यावर। अजमेर से है यार। तो पहले कहां पे था? जिसे में कितने नंबर है? 410। आसिफ। कहां से? ब्यावर से। साथ का क्या? स्कूल मेट भी तो पिछली बार जी से ही। आकाश कौन से? सीकर। अच्छा, कितने मार्क्स है? 4। हाँ, पीछे तू बता। गौरव। मार्क्स कितने? 300। आशीष कितना है? 450। बैठ। चलो, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ।
पूरा नाम ये है यार, मुरली कृष्ण बैरागी। आवाज ठीक आ रही पीछे? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आवाज ज्यादा लाउड तो नहीं है? समझ में क्लियरली आ रही? ठीक। तो मैंने अपना बीटेक जो है वो कर रखा है एनआईटी श्रीनगर 2012 से 16, और उसके बाद आईआईटी मद्रास से गोल्ड मेडलिस्ट हूं। लिखने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि जेई वाले हम लोग लिखते रहते हैं हर बात, क्योंकि पेन चलता है तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस मतलब आप समझ सकते हो। क्वालिफिकेशन बाय डिग्री ये वाली है, और ब्रांच टॉपर था अपना, ब्रांच मेरी मैकेनिकल थी। और 2016 में कैंपस प्लेसमेंट को छोड़कर यहां पे बाय चॉइस पढ़ाने आया था, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग यहां से कर रखी है। मेरा अपना जो 11-12 था वो सीएलसी से हुआ था, तो 2011-12 में मैं सीकर आया था पढ़ने के लिए। तो वहां से मैंने सीएलसी से अपना 11वीं-12वीं किया। फिर 12वीं के साथ कुछ हुआ नहीं था, अच्छा 40,000 रैंक थी मेरी, तो 12वीं के बाद एक साल ड्रॉप किया 10-11 में, और 10-11 के बाद ड्रॉप किया 12 में, और 12 में ड्रॉप करके मैं यहाँ चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ। फिर उसके बाद मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो करियर मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स। 2016 में मैट्रिक्स ज्वाइन किया था, 2015 में मैट्रिक्स ओपन हुआ था। तो वहां पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहां पे फैकल्टीज सिर्फ आईआईटीएन को लेते थे। मैट्रिक्स का सीकर में ब्रांड वैल्यू बनने के पीछे मेन कारण था कि एकमात्र ऐसी कोचिंग जहां की सारी फैकल्टी आईआईटीएन से, तो मैं वहां पे पहला एनआईटीएन था बीटेक के हिसाब से। हालांकि ये वाला डिग्री भी मेरे पास था, बट इसके हिसाब से मैं पहला एनआईटीएन था वहां पे। तो वहां से करियर शुरू किया। फिर उसके बाद 2-3 साल वहां पे पढ़ाया, 16, 17, 18, फिर 19 के आसपास एक अपनी कोचिंग टाइप खोली। फिर वो साल भर चलाई, कुछ दिक्कतें आई, फिर उसको बंद किया। और फिर उसके बाद मैंने एक तरीके से सीकर के ऑफलाइन मार्केट से ऑफ लिया और मैं चला गया अनअकैडमी। तो फर्स्ट कोरोना के जस्ट पहले, कोरोना लगा था आपका कब? मार्च में, और मैंने फरवरी के आसपास अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था। तो कोइंसिडेंटली कोरोना जस्ट पहले मैं ऑनलाइन था। तो फिर कोरोना का बूम आया, तो लगभग वहां पे 2.5-3 साल मैंने पढ़ाया अनअकैडमी पे। मतलब वहां से लेके इस कोचिंग में आने से पहले मैं अनअकैडमी में था। तो जब मैं मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था उस समय मेरा जो क्लासरूम का एक्सपोजर था वो बढ़िया था, मतलब मेरा फीडबैक काफी शानदार रहता था। बट उस समय मेरा ये था कि मैंने अभी तक ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया है, क्या ये फीडबैक ऑनलाइन में भी आ सकता है क्या? ऑनलाइन में भी उन बच्चों के सामने जो मेरे को जानते भी नहीं है, जो राजस्थान के भी नहीं है, जो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया जहां पे प्योर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो वहां पे जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना फर्स्ट 2020 फर्स्ट कोरोना के अंदर, तो वहां पे हमारे हर मंथ लीडर बोर्ड लगा करते थे, फैकल्टीज की रैंकिंग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जितना अच्छा पढ़ा रहे हो टॉप रैंक, जितना नीचे पढ़ा रहे हो नीचे रैंक, आउट, सीधा हिसाब। अच्छा पढ़ाओगे तो जितने पैसे मांगोगे उतने मिलेंगे, नहीं पढ़ाओगे तो निकाल दिए जाओगे। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी रैंक नीचे आती थी यहाँ पे, और टॉप पे आती थी इसकी रैंक, जिसको तुम जानते हो, नाम सुना है क्या? कौन है? अपनी कक्षा, अमन अग्रवाल। तो उस समय टॉप ये करते थे, और सेकंड रैंक पे वहां पे इनका नाम आता था, ये भी तुम जानते हो शायद, कौन? एटो मोटिवेशन, अरविंद अरोड़ा। तो उस समय ये लोग वहां पे टॉप करते थे और मैं जस्ट ज्वाइन हुआ था। तो मैं कई बार ऐसे सोचता था कि यार कभी मैं भी टॉप करूंगा क्या, क्योंकि हमारे वहां पे हर मंथ के लीडर बोर्ड लगते थे, और जितना आपका वॉच टाइम होता, जितने आपके व्यूवर्स होते, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता। और अगर छोटा सा आइडिया दूं तो लगभग 7 दिन के 1 करोड़ रुपए फैकल्टीज में डिस्ट्रीब्यूट होते, और उसमें ये लोग टॉप करते थे, और इनका फीडबैक होता था, इनका जो व्यूवरशिप होती थी वो होती थी लगभग 60%, यानी 1 करोड़ में 7 लाख इन्हीं का सीधा 7 दिन में। तो ऐसा कुछ सिस्टम चला। तो ऑब्वियसली पैसा भी था, पढ़ाने का जोश भी था। तो एक टाइम ऐसा आया कि लास्ट के 1 साल मैं फर्स्ट रैंक पे था, छोड़ने से जस्ट 1 साल पहले। हर मंथ में आप चाहो तो मेरे फेसबुक पे जाकर चेक कर सकते हो, प्रॉपर लीडर बोर्ड मैंने शेयर कर रखा है। तो वहां से पढ़ाते पढ़ाते फिर चला सिस्टम। फिर उसके बाद ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, वापस कोरोना खत्म हुआ, और ऑनलाइन का फिर वो सारा मार्केट धीरे धीरे डाउन हुआ। और फिर जब ऑफलाइन आया तो फिर मैं भी बोर हो चुका था कैमरे के सामने हेलो गाइस करके, तो मैंने कहा आप वापस ऑफलाइन आते हैं। और फिर मैंने पिछली बार ये जो पीडब्ल्यू कोचिंग है हम लोगों ने मिलकर ओपन करी थी यहाँ पे,
हम जो टीचर्स यहाँ पे थे, अभी जो भी स्टाफ है वो सारा नया है। यहाँ पे पुराने स्टाफ में से आई थिंक मैं बचा हूं और एक मैम है यहाँ पे और एक सर है, 2-3 है, बाकी सब चले गए। उनमें से एक सर तुम्हें भी पढ़ाएंगे शायद फिजिक्स, और मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम लोगों ने मिलकर पीडब्ल्यू ओपन किया था और हमारा वो फर्स्ट ईयर था और अभी सेकंड ईयर है। तो अभी जो भी सेंटर हेड सर है, जो भी बाकी लोग हैं, वो सब इस साल ज्वाइन हुए, हम लोग पहले से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अल्टीमेटली आपको ये बताने वाला हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका जो आपको एक्सपोजर मिलने वाला है वो पूरे सीकर का द मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। वो मेरी गारंटी आज ही, भले तुम किस लेवल के बच्चे भी हो, चाहे तुम 500 प्लस वाले हो या 200 नंबर वाले हो, तुम्हें यहां से पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, आशीष को मैंने पिछली बार पढ़ा रखा है, ये पिछली बार यहाँ पे ड्रॉपर बैच में ही था। ठीक, मेरे क्लासरूम के नोट्स आप इसकी कॉपीज चेक कर सकते हो। जो मैंने पढ़ाया था, जिस लेवल का हमने क्लासरूम में डिस्कस किया, क्योंकि मेरा सारा एक्सपोजर जेई का रहा है, मैं जेई का टीचर रहा हूं, जेई एडवांस। तो मेरा जो भी एकेडमिक एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों का, उसमें से -1, अगर 8 साल है तो 7 साल मैंने जेई में पढ़ाया, लास्ट ईयर 1 साल मैंने नीट में पढ़ाया। तो मैंने अपने नोट्स का लेवल डाउन नहीं किया। कई बार ऐसे बोलते हैं नीट में लेवल डाउन करना पड़ता है, नीट के बच्चों को कम बताओ, इतना आता नहीं सिलेबस ये वो। मैंने कहा मैं इसी लेवल का पढ़ाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर सेम है। ये मुझे बोला गया था कि भाई नीट में भी इतने लेक्चर पढ़ाने, जेई में भी इतने पढ़ाता था मैं, तो जब नंबर ऑफ लेक्चर सेम है तो कट ऑफ क्यों करें? किसी चीज को अगर मैं तुम्हें समझा सकूं तो मैं रट्टा हूं क्यों? फिर रटाने से क्या होगा? अगर समझ लिया तो बेटर रहेगा। तो उस थ्योरी के साथ मैंने उनको पढ़ाया, और जिस लेवल का मैंने उनको क्लासरूम में पढ़ाया था उसका लगभग 25 से 30% लेवल का पेपर ही आया था। मतलब हमने जो लेवल टच किया था क्लास में, उसका 30% मैक्सिमम लेवल पेपर में था। अगर आप क्लासरूम के नोट्स, अगर 100 बातों की एक बात करूं, मेरी क्लासरूम के नोट्स अगर आप चाट जाओ, बाहर से कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? उसको तरीके से आपको घोटना है। घोटना इन द सेंस रट्टा नहीं मारना है, समझना है, क्वेश्चन पूछना है, क्यूरियोसिटी दिखानी है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो अपन जो डील करेंगे मेनली वो डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी पार्ट आपके दूसरे वाले सर देखेंगे। इनऑर्गेनिक फिजिकल हो सकता है 2 अलग अलग टीचर पढ़ाए, हो सकता है एक ही सर पढ़ाए, वो डिपेंड करेगा कि सेंट्रेड सर पढ़ा रहे हैं, कौन से पढ़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट ये है कि तुम्हारा जो पिछले साल का एक्सपीरियंस सीकर में था या किसी और कोचिंग में था, उससे बेस्ट इस साल रहेगा। इस साल हमारे पास टीचर्स भर भर के, पिछली बार हम 10 टीचर थे तब भी हमने अच्छे से मैनेज किया था, इस बार हमारे पास 25+ टीचर है, तो फोड़ने वाले हैं। अब तुम हमारे साथ हो या फुटने वाले हो वो तुम देख लेना। समझ में आ गई बात? तो कुछ ही नहीं करना है, बस सिंपल सा काम है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से घर जाके रोज देखना है। अगर मैंने कुछ आज काम दिया तो कल क्लास में आने से पहले एनी हाउ पूरा करके आना है। और अभी मैं कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम जोश में हो, क्योंकि तुम्हें अभी बजट लगा है, जस्ट रिजल्ट आया था ना, अभी तुम्हारा मार्क्स वार्क्स आ गए थे बाहर, तो अभी तुम वैसे ही जोश में हो क्योंकि ठोकर लगी है। तो मैं पढ़ूंगा तब भी तुम पढ़ोगे, नहीं पढ़ूंगा तब भी तुम्हें पढ़ने का मन करेगा, और अभी पढ़ने से कुछ होगा भी नहीं। सच बताऊं तो मेन गेम तो लास्ट के 4 महीने का है। लास्ट के जो 4 महीना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर है, जो ऑलरेडी 1 साल कोचिंग में रहे, जो फर्स्ट टर्म है उनको तो अभी से पढ़ना है। जो पहले से कोचिंग में थे उनको अभी इस समय हम पढ़ाए ना पढ़ाए, वो अपनी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में वो पढ़ते रहेंगे। पर लास्ट के जो 4 महीने का प्रेशर, जो जैसे इसके 580 है, किसी के मान लो 550 है, वो जो अटके हैं उनका मेन रीजन था लास्ट के 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। तो आपको उस समय आज ही बोल के जा रहा हूं कि भाई अभी से अपना माइंड ऐसे तैयार कर लो, माइंडसेट ऐसा बना लो कि लास्ट में मेरे ऊपर प्रेशर ना आए। समझ में आ रही बात? ये उनकी बात कर रहा हूं जिनकी 400+ मार्क्स इस बार थे या होने वाला है। आपका जो वीक एरिया, सब टीचर्स के अपने अपने सजेशन है, सबकी सुनो और अपने मन की कर लेना। मेरा सजेशन ये है कि जिनके भी 400+ मार्क्स है, आज ही अपने घर जाके एक लिस्ट बना लेना 3 टाइप की, इंक्लूडिंग पीसीबी। लिस्ट तुम्हारी ये रहेगी, सजेशन है, जरूरी नहीं कि करो, जस्ट एक ऑप्शन है। पीसीबी के पूरे चैप्टर्स में से अगर मान लो तुम्हारे 30 चैप्टर्स में मान के चलो, तो मान लो 100-200 चैप्टर मान लो, लगभग 100 चैप्टर मान लेते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। उन 100 में से लिस्ट आज ही बनाना घर जाके। एक वो बनाना जो तुम्हें आज की तारीख में आते हैं, उसके लिए तुम्हें कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें आते हैं वो।
जैसे किसी का अगर मान लो 500 नंबर है ना, तो हो सकता है उसके 500 में से 300 नंबर तो सिर्फ बायो में हो। कोई ऐसा है जिसके 300 मार्क्स बायो में थे, 300 या मोर देन 300? ये देख लो अपने आसपास। अब ये सोचे कि हम इस साल बायो फिर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना भाई, मार्क्स तो आ रखे हैं, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे अब। ये आपको आता है। तो ऐसे चैप्टर्स जो आपको पहले से आते हैं, है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उनकी यहां लिस्ट बनाओ आप, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपका माइंडसेट लास्ट मार्क की गड़बड़ाए ना हो, उसके लिए आज ये अपन प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो यहां पे आ जाएंगे। और जो आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स 700 इस बार आए, जो आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, वो यहां पे लिखो आप। आज की डेट में ये काम करना है। अब कोचिंग में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अभी मैं फिर चालू करूंगा आईयूपीएससी, तुम्हें आता भी होगा, फिर तुम फालतू में बोर हो गए, टाइम वेस्ट होगा। ये वाला पार्ट पे स्टार्टिंग के अभी से, आज से, आज कौन सा चल रहा है भाई, कौन सा मंथ है भाई, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त से पहले पहले ये लिस्ट खाली हो जानी चाहिए, बस खत्म बात। इन 4 महीनों में आपको लिस्ट खत्म कर देनी है। कोचिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपनी जगह है, ये लिस्ट पहले खत्म करो। क्योंकि यहां शुरू में तुम्हें भी पता है, तुम पहले किसी कोचिंग में थे, शुरुआत के 3-4 महीने में आराम आराम से चलता सब कुछ, है ना, तुम भी माइंड से फ्री रहते हो, प्रेशर तुम पे होता नहीं है, चैप्टर भी स्टार्टिंग में इजी इजी होते हैं, तुम्हारे मार्क्स भी टेस्ट में 700 आते हैं, तुम्हें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, वो तो पिछली बार भी आता था इस टाइम। तो इस समय तुम्हें इस चीज पे काम करना चाहिए। तो जो नहीं आता है उसको सल्टाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लासेस मिस नहीं करनी है जो चल रही है, हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो छोड़ना नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना है इस काम के लिए। और उसके लिए एक्स्ट्रा, सपोज करो कि तुम रात को 12 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो, उन 2 घंटों में ये करो, वो कछुए के स्टाइल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज, है ना। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, बट आने वाले 4 महीने में अगर तुम थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो चैप्टर लेके स्टार्ट किया, लेट सपोज तुम्हारा टफ तुम्हें लगता है रोटेशन फिजिक्स में, उस रोटेशन को आज स्टार्ट किया, हर दिन 2 घंटे 12 से 2 रोटेशन करते 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 5-7 दिन में रोटेशन खत्म, वो एक बीमारी खत्म हो गई। अगर ये काम 4 महीने करोगे तो मेरी गारंटी की स्कोर तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। वरना तुम हर दिन टीचर के पास जाओ मोटिवेशन लेने, लास्ट में खाली आ जाओगे, क्योंकि बातों के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, काम करने से काम होगा। समझ में आ रही बात। तो ये लिस्ट तो उन बच्चों की जो 400 प्लस है। अब जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनको कुछ नहीं करना है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर घर जाके रोज डेली 120 क्वेश्चन सोल्व करना है। जिस दिन ना हो समझ जाना सिलेक्शन होगा ही नहीं इस साल, खुली बात करो। 120 क्वेश्चन डेली करने, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन तो होंगे सिर्फ और सिर्फ बायो के, और बाकी 60 होंगे आपके पी और सी के। इस बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों आ गया। ये उनको करना है जो फर्स्ट टाइम सीकर में कोचिंग करने आए हैं। ये 60 आपको लगभग 20-30 मिनट में हो जाएंगे, और ये 60 आपका लगभग 4-5 घंटा खा जाएंगे। और हर बायो वाले बच्चों की दुखती रग यही है। अभी मैं अगर तुम्हें पूछूं कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम बोलो 500, मैं पूछूं बायो में कितने हैं, 300, बाकी में 200। मार्क्स कितने, 400, बायो में कितने, 300, बाकी में 100। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कम है, हाथों पकड़ना एक बार। सारे आ गए। तो तुम्हें इसी की रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारा जो वीक पार्ट है उसको हिट करने का टाइम यही है अभी। लास्ट में कुछ नहीं होगा, लास्ट में सिर्फ प्रेशर आएगा। तो ये वाला पार्ट तो तुम आराम से कर ही लोगे। और बायो एक ऐसी चीज है कि तुम लास्ट में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें एकदम करंट फ्रेश याद रहेगा, तो इधर पढ़ा और पेपर में जाकर सल्टा दिया, तो वो भी उस समय भी हो जाएगा। बट ये तुम्हें बहुत दिक्कत करता है ना। तो इस पर काम स्टार्ट अभी से होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर तुम रोज इतने क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें इतने क्वेश्चन इसके, तो मान के चलो सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल पढ़ने वाले हैं, और बहुत कम ऐसे होंगे जो बर्बाद वैसे हो रहे हैं, जो मतलब पढ़ भी नहीं रहे, जो ऐसे मान लो कोई बीड़ी पीते घूम रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुड़ कर रहा है, वो वैसे मान लो पूरे बैच में 4-5 बच्चे वैसे भी होंगे। बट मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बट फिर भी मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन गलत होगी, तुम ये रोज करोगे ही नहीं।
और ये करोगे नहीं, तुम सिर्फ क्लास नोट्स को पढ़ते रहोगे ऐसे, सिर्फ आंखें चलाओगे या फिर फोन चलाओगे, लाइव क्लासेस, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स, उनसे कुछ नहीं होना है। जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक दिमाग नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात, है ना? अरे बोलो, ठीक है। तो ये काम तुम्हें स्टार्ट करना है आज से, और ये मत मान के चलो कि तुम नई स्टार्टिंग कर रहे हो। नई स्टार्टिंग कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ पुराना ही है, एज इट इज है। बस घर जाके नया टारगेट, नया टाइम टेबल है, काम वही है। अब तुम बोलोगे सर 120 सवाल कहां से लाए रोज, मॉड्यूल तुम्हें मिले ही नहीं। ये मॉड्यूल मान लो मिल भी गए, एक काम करो, मॉड्यूल की क्या कमी है? वो देखिए मूवी 3 इडियट वाली, कितने लोगों ने 3 इडियट देख रखी है? हाथों पकड़ना एक बार। उसमें वो सेंटीमीटर को क्या बोलता है आमिर खान, पढ़ने के लिए क्या करना है? यूनिफॉर्म चाहिए। फिर क्या करना है? यूनिफॉर्म पहन के, हम भी वही करने वाले हैं। हमें क्या करना है? मॉड्यूल सोल्व करना है। मॉड्यूल समझ में आ गई बात? अगर तुम एक चैप्टर पे, मेरा पर्सनली मानना है, मैं किसी कोचिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना किसी कोचिंग की बुराई कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास एक चैप्टर आईपीसी और मैं सीख कर की हर कोचिंग का आईपीसी का सवाल सल्टा दूं, तो किसी के बाप में दम नहीं कि मेरे को रोक दे वो आईपीसी के सवाल में, नीट के पेपर में। समझ में आ रही है बात? अगर मैं आईपीसी के सीकर में घूमने वाले हर सवाल को लगा दूं आज, तो फिर बचा ही क्या हूं? हम क्यों किसी एक मॉड्यूल तक लिमिटेड रहे? हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी पीडब्ल्यू जिंदाबाद। पर इसका ये मतलब थोड़ी कि बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी करेंगे। अब उसके लिए आपको ये तो कभी कमी पड़ने वाली है नहीं। देखो, ये तो आपके मोहल्ले में, आपके बगल वाले कमरे में, आपके हॉस्टल में भर भर के माल पड़ा है, और तुम चकाचक पड़ा है, बिना पेन चलाया, किसी ने सोल्व भी नहीं किया होगा उसको, इसलिए वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो फ्रेश आपको एकदम बिना पैसे खर्च किए सारा कुछ मिल जाएगा, जिसमें पेन चलाया भी नहीं होगा, आपको उसको काला पेड़ा करना है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये काम तुम कर लोगे, तो ये काम किनको करना है मैं पहले बता रहा हूं, ये काम सबको करना है, चाहे 500 स्कोर है या फ्रेशर है। इसके अलावा जो 500 प्लस स्कोर ला रहा है वो ये काम जल्दी कर लेगा, तो फिर बचे हुए टाइम में आपको वो टफ वाली लिस्ट सल्टानी है अभी से। ठीक है, समझ में आ गया गेम? चलो टॉपिक पे आते हैं, खूब बातें कर ली अब। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या करें यार, इसमें सब तो आता है तुम्हें। चलो रैंडम बात करते हैं आज ऑर्गेनिक के बारे में। तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे बैठे, अपना तो एक ही बैच है ये, बाकी कोचिंग्स में तो फ्रेशर का बैच अलग होता है, रिपीटर का अलग होता है, तो कई बार बच्चों को एक्सपीरियंस मिल नहीं पाता। तो हम यहाँ पे उनसे बात करते हैं जो एग्जाम दे चुके, है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके? तेरी खड़ी, तेरे हिसाब से ऑर्गेनिक को डिफाइन कर, क्या है ऑर्गेनिक, तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, सब्जेक्ट कैसा है? ठीक है, सुन रहा विनोद? कुछ बोल रही है? समझ में आ रही बात? कुल मिला के ये ऐसा बोलना चाह रहे कि अपने 11th में 3 चैप्टर होते हैं आईपीएससी इसमें ऑर्गेनिक में, एक होता है आइसोमेरिज्म, एक होता है जीओसी, और ये 3 वैसे कहने के अलग अलग चैप्टर होते हैं, बट इन 3 का यूज आता है आपके पूरी 12th में। बट पॉइंट इतना सा है, जैसे आप अगर समझो केमिस्ट्री के एक बार चैप्टर्स देखो, आप केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल आपकी 11th में भर भर के होती है ना, ऑर्गेनिक इतनी सी होती है बस 11th में। 12th में ऑर्गेनिक इतनी होती है, फिजिकल इतनी सी होती है। समझ में आ गया गेम? तो ये आपके फंडामेंटल चैप्टर्स है, और इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका भी इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बट जैसे इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा 12th क्लास, फिर सब कुछ एक ही है। कब कौन सी बात लगेगी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देके बताता हूं, देखो जैसे आपकी 12th में ये है, ठीक है, एक 12th की रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, जहां पे ऐसा कुछ करवाते हैं आपसे HCl CCl4, और यहां आपसे 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 टाइप के सवाल होते हैं,
आज अपन सिर्फ माइंड सेट पे काम करेंगे कि करना क्या अपने को, स्ट्रेटेजी बनाएंगे आज, फिर पढ़ना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, नंबर चाहिए अपने को। तो HCl CCl4 है, या तो आपसे पूछेंगे टोटल प्रोडक्ट बनने वाले कितने, 1 2 3 4 5, या पूछेंगे मेजर कि कौन सा ज्यादा बनेगा। ये दो ही सवाल होते हैं, ऑर्गेनिक में और कोई सवाल नहीं है। तीसरा सवाल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी फास्ट कौन सी धीरे। ठीक, अब अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन है, जिनको आता है वो बताओ, तो क्या लगाओ। हाँ, ये आपके हाइड्रोकार्बन की हेलोजन पे एडिशन वाली रिएक्शन है, मार्कोनिकोव रूल। हाँ हाँ, ऐसा कुछ कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, मैं अगर तुम्हें हिंट दूं हल्का सा जुगाड़ टाइप, तो एक्चुअल में ये HCl जो होता है वो टूटता है प्लस माइनस में, क्योंकि HCl H+ देता है, तो ये टूटेगा तो ये प्लस माइनस हो, सामने वाला भी प्लस माइनस हो सकता है, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, अब उसके माइनस पर अगर H लगाया तो यहां पे H लगा तो यहां प्लस बचा, या अगर रिवर्स आपने सोचा कि मान लो इस पे माइनस पे H लगा, हो सकता है माइनस में अगर प्लस आ जाए यहां पे, तो आपका यहां पे आ गया H और ये आ गया प्लस, जिसे हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ होगा जो आगे जाके पढ़ेंगे अपन। ये दो टाइप के बन सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। अब इससे अगर मैं इस पे Cl लगाऊं तो यहां पे एक आंसर आएगा आपका ये वाला कि सर ये Cl यहां पे आ गया, ये H यहां पे आ गया। और अगर मैं इस पे Cl लगाऊं तो सर यहां पे Cl आ गया, यहां पे H आ गया। दो केस पॉसिबल है। तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने हुए, जोर से बोलो। अपनी क्लास में बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधे हाथ खड़े कराता हूं। कितने? तो तुम बोलोगे 2, जो कि होगा गलत। तो पहले तो तुम यहां फंस गए। चलो उस सवाल को साइड में करते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल में, मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? जो भी लग रहा है बोलो बस, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो तुम्हें लग रहा है कि सर मेजर ये वाला है। आपने जो मेजर डिसाइड किया उन दोनों में से वो किस बेसिस पे किया, कंसेप्ट क्या था वो? हाँ, मतलब कि इसमें से और इसमें से ये आपका हो गया 1 डिग्री और ये आपका हो गया, तो इसमें आप देख क्या रहे हो? नहीं, अल्टीमेट कंसेप्ट की जड़ क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन से क्या साबित होगा? शाबाश, एक वर्ड चाहिए था, स्टेबिलिटी। कि इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ये वाला। तो इसके हिसाब से मेजर आ गया ये वाला। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्वेश्चन शुरू कहां से होगा? क्लास 12th है ना? ये मैकेनिज्म जो आप लगा रहे हो ये 12th है, और इस 12th में इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल जो आपने साबित किया वो किस चैप्टर की हेल्प से किया? समझ में आ रही है बात कि विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? इज इट 1, इज इट 2? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अल्फा H, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, डिपेंडिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। और वो पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। इसके बिना सवाल बीच में अटक जाएगा। और ये आपका जो ये मेजर है, आप जिंदगी में मेजर निकाल नहीं पाओगे। और ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में मेजर पूछेंगे आपसे, क्योंकि रिएक्शन से करवानी है, मेजर ही पूछा जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि इसके लिए मुझे जीओसी आने चाहिए, नंबर 1। मैं एप्लीकेशन देके बता रहा हूं आपको, मैं बोल भी सकता था ये बात, बट सवाल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी बात। अब आते हैं टोटल प्रोडक्ट। ये आपका 2 गलत क्यों हुआ, जबकि आपको दिख रहा है कि 2 है, फिर भी गलत है? हाँ बोल, कुछ एक वर्ड बोल। शाबाश, यहां पे आ गया आइसोमेरिज्म। ये चैप्टर आपका, इसके बिना कभी भी आप टीपी निकाल नहीं पाओगे। कैसे? ये एक्चुअल में एक नहीं है, ये एक्चुअल में 2 है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म R और S, और ये आपका 1 है। आंसर आएगा 3। तो समझ में आ रहा है किस हद तक आपका 11th 12th में घुसेगा। बिना आइसोमेरिज्म की टीपी कभी नहीं आएगा, बिना जीओसी के कभी भी मेजर। और आईपीएससी तो आईपीएससी होता ही है, किसी भी कंपाउंड का नाम ही नहीं पता,
अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें एक कंपाउंड बनाना जिसका नाम है 3-क्लोरोबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बनाओ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही नहीं आती है, सवाल शुरू कहां से करें अब? तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चैप्टर आपके इस तरीके से आने वाले 12th में हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक, इसके लिए अपन पढ़ते हैं आईपीसी और वहां से फिर कहानी शुरू होती है। और ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा फायदा और नुकसान भी है। अगर आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गई तो जैसे आपके बायो के सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, टिक 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 लगातार, फास्ट 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 सल्टा दिया आपने, 300 नंबर भी आ गए। बायो में नॉर्मली आप क्वेश्चंस बहुत फास्ट अटेम्प्ट करते हो और बहुत फास्ट नेगेटिव भी होते हैं। ये आपको आने वाले पेपर्स में समझ में आ जाएगा जब आप पेपर साल भर दोगे, कि आप भर भर के बायो में सवाल करके भी आओगे और भर भर के माइनस भी करके आओगे। पूछेंगे कितने माइनस? 25 माइनस, सीधे भाई साहब 125 नंबर गायब। ऑर्गेनिक का सीन भी ऐसा है, कंसेप्ट अगर पकड़ लिया एक सेकंड्स में होगा, बट नेगेटिव होने के चांसेस 0 है, क्योंकि यहां कंसेप्ट में आपकी क्लियरिटी मैं लाऊंगा कि या तो लगाओगे सवाल या छोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं होगा कि गलत होगा। वो एकदम बेफिक्र हो, उसके लिए सिर्फ आपको मुझे 9 लेक्चर देना है। मतलब कि 9 लेक्चर तक एक बार जज मत करना, 9 के बाद कहानी समझ में आ जाएगी कि तुम किससे पढ़ रहे हो। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम पिछले साल क्या पढ़ गए थे और क्या पढ़ रहे हो। दिन रात का फर्क आएगा, भले तुम सीकर के टॉप मोस्ट कोचिंग के टॉप बैच के स्टूडेंट भी क्यों ना रहे हो, तो उसके भी पापा जी अपन है। समझ में आ रही बात? शुरुआत करते हैं आईपीएससी, हेडिंग डाल दो फटाफट। और मैं चाहूंगा कि तुम कंपेयर करो नोट्स, मेरे नोट्स को बाकी टीचर्स के नोट्स से कंपेयर खुला करो, खुला जिस टीचर से करना, जिसका नाम जानते हो ऑर्गेनिक सबसे कंपेयर करो, क्योंकि मैंने टॉप इंडिया के लेवल पे किया था, ये तो सीकर है, पूरे 1 साल तक पूरे इंडिया में टॉप किया है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी। बताओ भाई आईपीसी क्या है? एक नाम है, एक दुकान का नाम है बेसिकली। इस दुकान का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? लिखो, इंटरनेशनल। कोई हिंदी मीडियम से तो नहीं है यहाँ पे? सब इंग्लिश मीडियम है ना? इंटरनेशनल, यू मतलब हो गया यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपाउंड्स को नाम देने का काम करती है। ठीक है, अब फिर एक बात और, ठीक है, आज तो माइंडसेट पे काम होगा। हाँ, अगर तुम्हें इस साल मान लो 700 नंबर लेके आना है, ठीक है, टारगेट सेट करते हैं एक बार, और मैं क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और उसमें तुम्हें कुछ डाउट आया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कितने लोगों को लगता है पूछना चाहिए? हाथ खड़े करो ऑनेस्टली, कितने को लगता है कि नहीं पूछना चाहिए? आंसर है नहीं पूछना चाहिए। बताओ क्यों? ना, मेरा तो कोई फ्लो टूटेगा नहीं। खुद करना चाहिए। अब मेरी बात पूरी सुनना ध्यान से। क्लासरूम में कभी भी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायो, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है उस समय डाउट अगर आ रहा है, पूछो मत, उसको नोट कर लो। ठीक है, लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे आगे बढ़ गया। अब सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं लेक्चर 25, तब तुम्हें एक डाउट आना चाहिए कि सर आपने लेक्चर 1 में तो ये पढ़ाया था, आप यहां पे ये कर रहे हो, ये कैसे हुआ? आपको हमेशा क्लास में डाउट पूछने चाहिए। ये बात अधूरी है, पूरी ऐसे होगी, सेम डे सेम क्लास के डाउट नहीं पूछने चाहिए, सेम डे पिछले 10-15 क्लास पीछे के डाउट पूछने चाहिए रिलेट करके। क्योंकि अगर आप सेम डे कुछ पूछोगे तो आपका अपना क्रिएटिव माइंड खत्म हो जाएगा। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, डाउट आया, फटके से हाथ खड़ा कर दिया, जहां थोड़ा सा भी जोर है तुमने हाथ ऊपर कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग का विकास ही नहीं होगा। फिर उस समय तुम्हें सवाल लेके जाना चाहिए, घर पे सोचना चाहिए, खूब दिमाग लगाना चाहिए, पूरा दिमाग गर्म कर लेना चाहिए एकदम तरीके से, फिर 2-3 दिन और दिमाग खराब करना चाहिए, क्योंकि जितने समय तक वो डाउट तुम्हारे दिमाग में रहेगा वही तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा।
एक सिंपल सी बात समझो, तुम्हें कोई चीज इजीली मिल गई, क्या तुम उसकी इज्जत करोगे? और हार्ड तरीके से मिल रही है, जिसको तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल ही नहीं रहा, हाथों के पीछे पड़ना पड़ रहा है और तब मिल रहा है, तो इज्जत होगी या नहीं होगी? वही सेम हाल यहां पे है कि जब तुम वो डाउट एक दिन नहीं पूछोगे, 2 दिन नहीं पूछोगे, 4 दिन नहीं पूछोगे, तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, कसक रहेगी, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। फिर तो डाउट कभी भी पूछना हो, सेम डे का सेम डे मत पूछना, सेम डे 10 क्लास पहले, 5 क्लास पहले, 3 क्लास पहले को रिलेट करके पूछना कि आपने वहां ये पढ़ाया था, यहां ये बता रहे हो, ये कैसे हुआ। उससे आपकी मेमोरी लिंकअप करने वाली भी बढ़ेगी और आपका डाउट खतरनाक भी बनेगा और आपको पीछे की बातें रिकॉल होकर काम में लेना भी आएगा। समझ में आ गई बात? चलो शुरुआत करते हैं। अब ऐसे चलेगा, आज थोड़ी बहुत बातें चलेगी, आज पढ़े लिखे ज्यादा होगी नहीं। हाँ, एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो, ये बात बहुत पहले की है, जब केमिस्ट्री का स्टार्टिंग स्टेज था और डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा था। और उस समय लोग क्या कर रहे थे, जैसे आप अगर थोड़ा पुराना हिस्ट्री वगैरह देखो तो पहले लोग क्या करते थे, आपने एक नाम सुना होगा मोहनजोदाड़ो, मूवी देखी है? उसमें आपने देखा होगा, उस मूवी में बताते हैं कि वो नदी के आसपास वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बेस्ड होती है। तो स्टार्टिंग स्टेज में, अर्ली स्टेज में जो भी सिविलाइजेशन बनता था, जो भी सभ्यता बनती थी, वो नदियों के आसपास, जहां पानी होता वहीं बनती, ताकि वहां पे खाने पीने का जुगाड़ चलता रहे। तो वैसे ही वहां पे क्या हुआ, एक प्राचीन टाइम की बात है, एक नदी के आसपास कुछ लोग रहा करते थे। नदी का नाम था अमेजन, अमेजन रिवर। अमेजन के आसपास कुछ ट्राइब्स रहती थी और वो ट्राइब्स बेसिकली वहां पे वही सेम काम, सुबह उठना, शिकार पे जाना, मार के लाना, घर पे सल्टाना, फिर अगले दिन सेम काम। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा था, वो घर से निकला और निकल के वो शिकार पे गया कुछ लेने के लिए, बट उस दिन आसपास कुछ मिला नहीं उसको, तो उसको काफी दूर जाना पड़ा। तो काफी दूर चला गया था भटकते भटकते, तो आगे जाके उसको कुछ ऐसा सा एक मिट्टी का बिल दिखा, जिसमें से कुछ ऐसे छोटे छोटे से बाहर निकल रहे थे। क्या ये बोलो, क्या दिख रहा है? इस बिल में से बाहर आ रहे हैं चींटियां, थोड़ी बहुत वैसी है। तो ये बाहर निकल रहे थे और वो उसने पहली बार देखा था, तो उसको लगा यार वो ना मेन वर्सेस वाइल्ड करे। तो उसने क्या किया, चींटी उठाई, एक गर्दन तोड़ी और खा गया। उसको लगा खट्टा मीठा, मजा आ गया उसको भाई को, बोला आज का काम बन गया भाई। उसने फटाफट सारे चींटियों को अपने झोले में भरा और घर लेके आ गया। ठीक, और आगे पत्नी को बोला, सुनो जी आज की चटनी का काम तैयार। तो फिर उसकी पत्नी ने बढ़िया मस्त एकदम चटनी वटनी बनाई और वहां से वो चींटियां उनकी चटनी के तरीके से उनके फूड का इसेंशियल पार्ट बन गया। चलता रहा सिस्टम, आगे चलता रहा। ओवर द टाइम बात आगे बढ़ी। फिर थोड़ा क्यूरियोसिटी जागी, यार ये जो खट्टापन आ रहा है चटनी में, ये किस वजह से आ रहा है? तो रिसर्च हुई, तो फिर कंपाउंड मिला कि यार ये कंपाउंड है जिसकी वजह से खट्टापन आया। अब सीन ये था कि अब रोज रोज उसकी पत्नी उसको बोल रही कि वो लेके आना, क्योंकि नाम तो था ना चींटी का, तो पत्नी उसको बोल रही वो लेके आना। तो फिर वो क्या मतलब, तो एक उन्होंने क्या किया, उस चींटी को नाम दे दिया अपनी लोकल लैंग्वेज में, फॉर्मिका। तो पत्नी को जब भी लगता, पत्नी बोलती फॉर्मिका लेके आना, वो समझ जाता फॉर्मिका लेके आनी है, और फिर फॉर्मिका काम चलता रहता। फाइनली जब रिसर्च हुई, थोड़ा सा दिमाग आया, तो लोगों को समझ में आया कि ये वो कंपाउंड है जिसकी वजह से उस चटनी में खट्टापन आ रहा है। समझ में आ रही? तो ठीक है भाई, अब लोगों ने बोला इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने बोला इसका नाम करो फॉर्मिक एसिड। कहां से आया? सोर्स ऑफ जनरेशन से आया। जैसे हमारे यहां पे किसी आदमी का नाम दिनेश है, उसके बच्चे का नाम क्या होगा? बोलो, महेश या राजेश या सुरेश, कुछ भी हो, लास्ट में एस तो होगा, कुछ तो कॉमन सिमिलरिटीज रहेगी। तो वैसे वहां पे फॉर्मिका से एक नाम आ गया, फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ी और एक ऐसा कंपाउंड और था जिसका नाम कुछ था एसिटम, जिसको वहां की लोकल लैंग्वेज में लोग एसिटम बोलते थे। और उसको जब रिसर्च हुई तो वहां पर जो खट्टापन आया वो इस कंपाउंड की वजह से आया। इसका नाम रखने की बात, ये नाम क्या रखे? तो उन्होंने बोला भाई सोर्स ऑफ जनरेशन के एसिटम, नाम रख दो एसिटिक एसिड। ऐसे कुछ कुछ स्टार्टिंग स्टेज की बातें ये। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, अब सभी लोग अलग अलग रहा करते थे, तो उस अमेजन वाले को ये नहीं पता कि अपने राजस्थान में कौन रह रहा है, राजस्थान वाले को ये नहीं पता दिल्ली में कौन है। तो एक बार एक मिले सब आपस में,
तो यहाँ पे जैसे मान लो वो अमेजन वाला बैठा है, यहाँ पे जैसे मान लो ये राजस्थान वाला बैठा है, यहाँ मान लो कोई और लोग बैठे हैं ना, युगांडा का कोई भी कहीं कैसे भी कहीं से आ गया, और ऐसी चाय पे चर्चा हो रही थी, और भाई क्या चल रहा था जिंदगी में, ये वो बता, बातें हो रही थी वहां पे। तो अमेजन वाले ने बोला यार हमारे वहां पे ना एक शानदार चटनी बनती है खाने में, मस्त वाली रापचिक। इसे बोला अरे वाह, राजस्थान वाले को लगा अरे ठीक है बताओ। तो इसे बोला बहुत अच्छी बनती है, खट्टी बनती है वो। तो इसने बोला कौन सी बताओ। बोला अगली बार आऊंगा तो दिखाऊंगा। तो बोला जिसकी बनती है उसको भी लेके आना साथ में। तो इसने बोला कि फॉर्मिका की चटनी है वो, नाम बोला फॉर्मिका, कि फॉर्मिका की चटनी है। तो इसको समझ में आया नहीं, फॉर्मिका समझ नहीं पाया। तो इसने कहा तो अगली बार आए तो फॉर्मिका को भी लेके आना, चटनी को भी लेके आना। तो वो आया, अगली बार चटनी दिखाई उसने, फिर उसने अपने झोले में से फटाफट वो निकाला चीटी, और इसको हंसी आ गई। इसे मतलब क्या बकवास कर रहा है, ये कौन सी फॉर्मिका, ये तो ये है ना भाई, तू जिसको फॉर्मिका बोल रहा है हम उसको कीड़ी बोलते हैं। तो लड़ाई मच गई वहां पे, वो बोल रहा नहीं फॉर्मिका, ये बोल रहा कीड़ी है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसने बोला कि इसका जो नाम है ना HCWH का, वो क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। इसने बोला बेटा तू सब अपने अपने चला रहा है, अगर तू उसको फॉर्मिका बोलेगा तो वो फॉर्मिक एसिड, तो मैं उसको कीड़ी बोलूंगा तो ये क्या हो गया, कीड़ी का एसिड हो गया। और ये लड़ने वाले थे, तब इधर से कोई आगे बोलता नहीं 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 ये तो मकोड़ा है, तो इसका नाम तो मकोड़ी का एसिड होना चाहिए, और फिर लट बच गए। तो वहां पर उस एक टेबल में अंग्रेज बैठे थे वहां पे, ब्रिटिश, क्योंकि उस जमाने में हर तरफ ब्रिटिश राज था। तो उनका बकवास बंद करो, आवाज नीचे, राज हमारा है, तुम घर में जो भी बकवास करोगे चलेगा, यहां जब भी बात होगी अंग्रेजी में बात होगी। समझ में आ गई बात। तो इसने बोला तुम्हारी फॉर्मिका तुम्हारे पास रखो, तुम मकोड़ा अपने पास रखो, तुम्हें जो नाम देना घर पे रखो, मैं नया नाम दूंगा इसको। और आज के बाद जब भी तुम मेरे से मिलोगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो ये तुम्हारा जो भी है ये HCWH, इसका नाम घर पे तुम जो भी बोलो बोलो, इसका मैं नाम दूंगा मैथेनोइक एसिड। और इसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी मिलेगी क्योंकि राज हमारा है। और ये जो कंपाउंड है जिसको तुम क्या बोलते हो, इसको हम नाम देंगे एथेनोइक एसिड। और इस तरीके से शुरुआत हुई। ये आपके कॉमन नेम थे जो प्राचीन काल से चला आ रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, और ये आपका आईपीसी नाम था जो अंग्रेजों ने दिए। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई वी नीड आईपीसी, आईपीसी की जरूरत क्यों पड़ी, टू मिनिमाइज द कम्युनिकेशन गैप, सिंपल सी बात। तो कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करने के लिए आईपीसी की जरूरत पड़ी, और जो नाम आपस में क्लैश कर रहे थे उनको नए सिरे से नाम मिल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा टेबल बना लो फटाफट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पे लिखो कंपाउंड HCOOH, यहां पे सेकंड कंपाउंड हो गया CH3COOH। यहां पे इसका नेम है ना, कॉमन नेम, यहां पे आ गया फॉर्मिक एसिड, और ये आ गया आपका एसिटिक एसिड। यहां पे आ गया सोर्स ऑफ जनरेशन, कि कहां से मिला आपको, तो ये आ गया आपका फॉर्मिका, फॉर्मिका की नाम की रेड अंट्स, लाल कलर की चीटियां, उनसे ये चीज मिली अपने को। और ये जो है वो आपका एसिटम है, जो एक खट्टा सब्सटेंस होता है। और इनके जो आईपीसी नाम आए, जो आगे जाके अंग्रेजों ने चेंज किए, वो था मैथेनोइक एसिड, एथेनिक एसिड। इतना सा आपको इस पूरी कहानी में समझना। और जो भी मैं आपको एक क्लास में पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको यहां बुला के पूछूंगा सबके सामने, वर्बली, बिना पेन बिना पेपर। नहीं बताया टांगे तोड़ूंगा फिर, पहले बता रहा हूं। अगर मैंने कुछ बता दिया तो मेरे को वापस चाहिए वो।
हाँ जी, हो गया। तो अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि आईपीएससी क्यों आया था। अब एक बात आती है, सुनो, देखो, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जैसे आईपीएससी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पिछली बार, याद भी होगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं और वो रूल्स ऐसे होते हैं कि कई बार तुम्हें याद भी नहीं रहते। तुम ये सोचो कि यार उस समय वो ताऊ लोग थे जिन्होंने वो रूल्स बनाए थे, और ये बात आज के पता नहीं कितने सालों पहले की बात है, वो निकल ली, फिर भी उनके रूल्स पे आज भी कोई नया कंपाउंड अगर डिस्कवर होता है तो उसका नाम हम कर पाते हैं। क्यों? उनको क्या पता था कि कंपाउंड कैसा आएगा, बट उन्होंने क्या सोचा कि कैसा भी आएगा मेरे तरीके से सल्टा देंगे हम। वो साइकोलॉजी क्या रही होगी उनकी, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब आप मरने से पहले कुछ ऐसे रूल्स बना के जाओ कि आने वाली सारी पीढ़ियां आपके रूल्स पे काम करे, रूल्स चेंज ही ना हो। इतना दिमाग कहां से लाओगे आप? एक एग्जांपल देता हूं, समझते हैं। उसने तो एलिमेंट्स बताए, शाबाश, उसने कुछ देखा होगा, उसके हिसाब से स्पेस भी छोड़ा होगा कि यार एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन, कि ये वैसे वैसे से छोड़ दो, है ना, वो वाला सीन भी था। पॉइंट थी कि प्रॉपर्टीज सिमिलर थी तो छोड़ दिया, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि टॉपर्स लोग क्या करते हैं, जिनके 720 में से 700 मार्क्स आते हैं, वो पढ़ते कैसे हैं? देखो, जैसे मान लो कि क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बहुत पढ़ पढ़ के नंबर लाने वाला है और एक चिल रह के नंबर लेने वाला है, और दोनों तुम्हें क्लास में मिल जाएंगे आराम से, नॉर्मल तरीके से। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि एग्जाम हॉल पे जब बच्चे जाते हैं, जब तुम एग्जाम देके आए थे, तो जब अपन एग्जाम हॉल पे जाते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे जैसे पापा स्कूटर चला रहे हैं, पीछे कोई बच्चा या बच्ची बैठी है और वहां पे भी पन्ने पलट रही है, हैशटैग पापा की परी, हैशटैग माँ का मगरमच्छ, है ना। वो उस समय भी पेज पलट रहे हैं और लास्ट में सिलेक्शन होता नहीं उनका, खाली आते आते वो। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से 5-6 दिन पहले भी क्रिकेट खेलते हैं, सतोलिया, और फिर भी टॉप रैंक ले आते हैं। तो ये फर्क कैसा है, इसके बारे में कुछ बताओ, बताओ कुछ तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ यार, क्योंकि मुझे तो पता ही है। तुम्हारे हिसाब से क्या ये डिफरेंस है, बोलो, कौन बताएगा? हाँ तो बोल। पहले से पढ़ा हुआ फिर भी, अच्छा, और कुछ पढ़ने का तरीका कैसे रहा? हाँ भाई, एक बंदा लास्ट में चिल हो रहा है और एक फिर भी, और ऐसे भी छोड़ो, आप भी जब आपके टेस्ट होंगे ना, भी क्लास टेस्ट, उसमें भी आप देखोगे कि मैं बात कर रहा हूं दो बच्चे जो फ्रेशर है, जैसे मान लो ये दोनों ब्यावर वाले पहली बार आए, इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये दोनों है, दोनों पहली बार कोचिंग कर रहे हैं। अब एक जो है वो खूब दिन भर पेन घिस रहा है और फिर पेपर देने बैठा, और एक जो है वो नॉर्मली जो काम दिया कर लिया, पेपर जाके बैठा, फिर भी नंबर लेके आ रहा है, अच्छे नंबर लेके आ रहा है। तो इन दोनों की स्ट्रेटेजी में फर्क क्या रहा होगा? हार्डवर्क स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है? किसे हार्डवर्क बोलते हैं, किसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं? कैसे कर रहे हैं, करे कैसे, टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि हम वो चीज पकड़ लें, साल भर हमारे काम आए, कॉन्सेप्ट समझना और लास्ट क्वेश्चन पेपर को देखना, ये भी कर सकते हैं। जो मुझे पर्सनली लगा ना, जैसे मेरे साथ जो बच्चे थे जो लाइफ में फोटो, मेरे क्लासमेट्स सीकर में, और जिनको मैंने पढ़ाया अभी, मैंने एक चीज नोटिस करी, जो टॉपर्स होते हैं वो दिमाग से खाली होते हैं, वो कभी लोड लेते ही नहीं किसी बात का, और ना वो रट्टा मारते हैं, वो ऑन द स्पॉट करने में विश्वास रखते हैं, ऑन द स्पॉट। जैसे कि कोई फिजिक्स का सवाल है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, तो तुमने एक फॉर्मूला याद किया होगा, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा ना फॉर्मूला? तुम में से मैक्सिमम लोगों ने फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ होता है। अब सवाल थोड़ा घुमा, पसीने छूट गए तुम्हारे, उस बंदे ने उस फॉर्मूले का डेरिवेशन पकड़ा हुआ होता है, जहां से वो फॉर्मूला डिराइव होता है, उसको डेरिवेशन आता है, जिसे हम ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म बोलते हैं। और वो क्या करता है, ऑन द स्पॉट डेरिवेशन लगाता है,
वहां इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जो करना होता है करता है और आंसर वहीं वहीं लाके छोड़ देता है, और हम रट्टा मार के जाते हैं के क्यू बार स्क्वायर आर आया ही नहीं, अब क्या करेंगे, सलट गए। तो वो लोग क्या करते हैं, माइंड से इसलिए रिलैक्स रहते हैं क्योंकि वो जड़ को पकड़ते हैं एक ही बार, उसके बाद फिर वो हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से याद करते हैं। आप कितनी भी बातें बोलते हो, इस बात के बाद वो बातें खत्म हो जाती है। जब आप पढ़ रहे हो, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपका, कि आर्मी में दो तरह के लोगों की भर्ती होती है। एक होती है फौजी, जिनकी वो आपने अगर नोटिस किया तो कई बार उनकी फिजिकल होता है कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, आ जाओ भाई फौजी बन जाओ। और एक होता है लेफ्टिनेंट, जिसके एनडीए पास करना है, फिर वो बनता है। अगर तुम वहां जाकर देखोगे ना, तो दोनों की ट्रेनिंग में दिन रात का फर्क होता है। फौजी को जब भी बोलते हैं कि आपको कदम ताल करनी है, तो उनको बोलते हैं कि आप पीछे वाले पैर को टच करो जमीन पे, ऐसे आपकी एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए। जब आप ऐसे जमीन पे ऐसे करते हो ना, ऐसे पैर पटकते हो, तब किसको, फौजी को। और लेफ्टिनेंट और जो ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, उनको बोलते हैं आपको आगे वाले पैरों पे खड़ा होना है, आगे वाले पॉइंट्स पे खड़ा होना है। आगे के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और पीछे के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग डे से ही काम ऐसा होता है उनका। और साइंस ये बोलता है कि अगर आप पीछे वाले पैर को पटकते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज खत्म हो जाती है। आप सिर्फ ऑर्डर्स मानने के लिए बने हो, उड़ाना है उड़ा दे, क्यों उड़ाना, सोचना है उड़ा दे, बस खत्म, फौजी। और अगर आगे वाले पॉइंट्स पे आप खड़े होते हो तो आपके माइंड की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बढ़ती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो दबते हैं। तो बात इतनी सी है कि ट्रेनिंग शुरू से कैसी होती है, उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है, ना कि लास्ट में एक दिन में आपको झंडे गाड़ते हो। आज से लेके लास्ट तक, मतलब नेक्स्ट मई, नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक आप कैसे रोज करते हो, उससे आप टॉपर बनते हो, ना कि लास्ट के 1-2 महीने में क्या करते हो या अभी क्या करते हो। शुरू से आपके हैबिट्स और आपकी एक्शंस मैटर करते हैं। तो जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो उसकी जड़ में जाकर पढ़ना, ये मत बोलना कि ये तो नेट के सिलेबस में नहीं आता है, ये तो आता है, ये है, हमें तो इतना ही पढ़ना है। अपने आप को लिमिटेड करोगे तो मारे जाओगे। हम बात कर रहे हैं जो बच्चा एम्स दिल्ली में जा रहा है, जो डेंटल में जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एम्स दिल्ली टारगेट की बात कर रहा हूं। तो आप शुरू से जड़ों को पकड़े और उसी को बार बार काम में लें, तो अटकोगे नहीं आप। समझ में आ गई बात। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो जो आईपीएससी वाले ताऊ लोग थे, उन्होंने आईपीएससी में क्या ऐसा पकड़ा जिसकी वजह से आज तक अपन कंपाउंड्स को डिस्कवर करते हैं। अभी लाइव एग्जांपल देकर बताता हूं। देखो, ये अपने क्लासरूम में यहाँ पे मैं खड़ा हूं और ये तुम्हारे टेबल्स लगी हुई है, 1 और 2, ये ऐसे लगा रखे ऐसे, ठीक है, ऐसे खूब सारी लगी पीछे तक। आज अपनी क्लास का पहला दिन है, ना तुम्हारे नाम जानता हूं, ना तुम्हारे रोल नंबर, कुछ नहीं पता मेरे को। मान के चलते हैं सबने एक जैसे कपड़े पहन रखे, यूनिफॉर्म, ठीक। अब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और मुझे अचानक से इस लाइन में लास्ट तक बच्चे बैठे हैं और मैं अचानक से ऐसे हाथ करूं, भाई तू खड़ा हो, ऐसे। तो मैं ऐसे करूंगा तो वो 3 समझेंगे मेरे को बोल रहे हैं, कंफ्यूजन आएगा। एग्जैक्टली जिसको मैं बोल रहा हूं वो समझ नहीं पाएगा। तो मेरे पास कौन सा तरीका हो जिससे मैं एग्जैक्टली उस बच्चे को बोलूं और वो समझ जाए सेकंड्स में। तरीका बताओ। नेम जानता नहीं हूं, लुक्स सबके सेम है, शाबाश, तरीका हो गया। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर नेम, तो मुझे सबके नेम रट्टा मार के आना पड़ेगा। तुम बोलोगे रोल नंबर, वो भी रट्टा मार के आना पड़ेगा, दिमाग पे लोड लेके आऊंगा। फिर यहां पर सोचूंगा यार कितने रोल नंबर इसके, 40 बोलूंगा, फिर दिमाग पे जोर आएगा। बजाय उसके मैं यहां पे आऊंगा, 1 2 3 4 5, 5th रो, फर्स्ट कॉलम, खड़ा हो जाओ। बंदा सेकंड्स में खड़ा हुआ। समझ में आ रही बात। मैं अंदर आया, यही दिमाग लगाया, यही पूछा, यही बताया, निकल लिया। ना कुछ रट्टा मार के आया, ना कुछ सोचा। ये काम करते हैं टॉपर्स। पेपर हॉल में जब आते हैं ऑन द स्पॉट डिराइव करते हैं, वही करते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। ना दिमाग पर लोड लेके आते हैं, ना लोड लेके जाते हैं। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा उसी साल आप टॉप करोगे। तो पॉइंट ये था कि जो आईपीएससी वाले ताऊ लोग थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। हेडिंग डालो फटाफट, देखो थीम ऑफ आईपीएससी। जब तक जड़ पकड़ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगी बात। आईपीएससी का मेन थीम क्या था, अभी तुमने नोटिस किया तो मैंने ऐसे बोला 1 2 3 4 5, मैं क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस बना रहा हूं एक। और फिर लॉजिक क्या लगाया मैंने कि ये वाली रो वो वाला कॉलम, तो एक लॉजिक भी आया। तो उसको हम बोलते हैं
इसकी जो थीम थी वो थी सिक्वेंशियल एंड लॉजिकल अप्रोच। ये उन ताऊ लोगों ने किया था। उन्होंने एक जड़ पकड़ी कि हम कंपाउंड्स के नाम एक सीक्वेंस और एक लॉजिक के बेस पे करेंगे, तो सीक्वेंस और लॉजिक सब में होगा तो नाम हो जाएगा, रूल्स फेल नहीं होंगे। ठीक, अब जैसे आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, जैसे आपने सीक्वेंस पढ़ी भी है, मैथ एथ पढ़ी है क्या? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, वो सीक्वेंस ही तो है। और लॉजिक वो मैं समझा दूंगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखना कि आईपीसी की मेन थीम क्या है, वो काम कैसे करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें आप लिखो, अच्छा, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं, जो मेन मेन चीजें काम आने वाली वो। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन कभी बचपन में पढ़ी हो तो बताओ, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच को ऑर्गेनिक बोलते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की स्टडी की जाए। समझ में आ रही बात? तुम जानते भी हो, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत होगी नहीं। पॉइंट मेरा ये है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच ही बना दी लोगों ने जिसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन की कंपाउंड की स्टडी हो रही है, जबकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट एक कार्बन पे पूरी पीएचडी करा दी। क्यों? कार्बन वर्सेटाइल कैसे है? कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि एक नाम होता है जो तू बोलने वाला है, कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी। शाबाश, कौन बोला? नाम सुना है? कार्बन की, देखो पॉइंट समझ मेरा, हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सब कुछ पढ़ते हो, सारे एलिमेंट्स, फिजिकल में भी सब कुछ आ जाता है, फिजिकल स्टेट वगैरह। यहां सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, तो एक एटम और एक एलिमेंट के लिए इतना सब कुछ अलग से ब्रांच बनाना, मतलब कुछ तो बड़ी बात रही होगी ना। पॉइंट ये है कि मेरे आसपास, और ब्रांच क्यों बनी? क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग में ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो कार्बन बेस्ड है, उनकी रिसर्च करनी है, उनकी स्टडी करनी है, उनको समझना है, उनसे कुछ बनाना है। जैसे सपोज करो कि हमारे जो पूर्वज थे वो छाल वाल लगा के घूमते थे, और आज हम पेंट वन शर्ट जिस तरह का चाहे वैसा पहन के घूमते हैं, तो उस छाल से लेकर इस पेंट तक डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्यूरियोसिटी के बेसिस पे लोगों को जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने देखा यार छाल किससे मिलती है? पेड़ों से। पेड़ों में क्या होता है? फाइबर। फाइबर में क्या होता है? थ्रेड। फिर उस थ्रेड को क्या किया? सूत लेके गए, फिर उसे साड़ी बनाई, कपड़े बनाए, फिर उस कपड़ों को क्या बनाए? सब कुछ। तो पॉइंट ये था कि ये सारे कंपाउंड किस पे बेस्ड है? कार्बन। हमारे आसपास आप कुछ भी देख लो, सब कुछ कार्बन बेस्ड है, और उसका एक रीजन है, कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटनेशन, जिसकी वजह से कार्बन लाखों कंपाउंड्स बनाता है और बाकी नहीं बनाते, जिसको ये टेट्रावैलेंस नाम दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। या चाहो तो लिख लो एक बार, लिखो, हेडिंग लिखो आप बेसिक्स में, इसमें नंबर 1 लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ये लिखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें लिखो। मेरे नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होंगे, कभी हिंदी में बोलूंगा, कभी इंग्लिश में, आप समझ जाना। ठीक है, लिखो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड की स्टडी की जाए, जिसमें कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड की स्टडी की जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फिर एक क्वेश्चन लिखो, नेचर में कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ज्यादा मिलने का कारण क्या है? नेचर में कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ज्यादा मिलने का कारण क्या है? क्वेश्चन। एंड द आंसर इज कैटनेशन।
ठीक है, अब अपने कैटेनेशन को पहले समझते हैं, फिर बाकी पाएंगे। अब हेडिंग डाल दो, कैटेनेशन क्या होता है। देखो, केमिस्ट्री में या रियल लाइफ में कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट या कोई भी इंसान क्या चाहता है? स्टेबल होना, सिंपल सी बात है। और केमिस्ट्री में कोई भी स्टेबल कैसे होता है? क्या करके? ऑक्टेट पूरा करके, सिंपल अगर बात करें तो, है ना। जैसे कि आपके पास केस 1 स्टडी करने जा रहे हैं अपन, सोडियम आपके पास है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका एक बार वो करना जरा, वो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका एक बार एटॉमिक वाला मॉडल बनाओ। ये इसका सुंडी न्यूक्लियस, और ये इसका n = 1, n = 2, n = 3 आ गया। बोलो भाई, 1 में कितना? 2, 2 में कितना? 8, 1 2 3 4 4 3 2 1 है ना। और ये हो गया आपका 1 बाहर। पॉइंट ये कि सोडियम को स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? तीसरा, जो बाहर एक्सपोज है बाकी एटम के साथ, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर सकते हैं इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? या तो इसको 7 दो आप, तब 7 और 1 8 होगा, या इसका 1 लेके भाग जाओ, है ना। अगर आप 1 लेके भागोगे तो 8 बच जाएगा, और 7 दोगे तब भी 8 हो जाएगा। कौन सा काम करे, 1 लेके भागे या क्यों? कौन सी एनर्जी, नाम बोल। शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी, नाम सुना है? पीरियोडिक टेबल, जहां आपको सिखाते हैं कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन उखाड़ने की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर मुझे उसको 7 देने हैं तो कौन सी एनर्जी? सुनो ध्यान से बेटा, सब कुछ यहीं पे मिक्स करूंगा, पूरा फोकस रहना क्लास में, जिंदगी के मजे आने वाले। अब ये न्यूक्लियस, ये 1, ये 2 और ये 3 में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर निकालना यहां से तो उसको बोलते हैं IE। और इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाम सुना है? और दोनों ही केस में आपको खर्चा करना पड़ता है। अगर आप उखाड़ोगे यहां से तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स लगेगा, और आप दोगे तो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए देना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आप इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन दो, दोनों केस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो अगर आप 1 निकालोगे तो कम एक्सचेंज होगा, और 7 दोगे तो नानी याद आएगी। इससे सोडियम क्या करता है? इसे सोडियम को क्या बोलते हैं? मेटल्स। और मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लाइन रटी होगी ना कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो देख के स्टेबल होती है। तो अगर सोडियम को स्टेबल होना होगा तो सोडियम क्या करेगा? सिंपल अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन भगाएगा और शांति से जिंदगी जिएगा, कुल मिला के ब्रेकअप करेगा ये, तब जिंदगी अच्छी होगी इसकी। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन। बोलो भाई, क्लोरीन का कितना है? वो कितना है नीचे वाला लिखना एक बार। मैं आपको हिंट दूंगा, जैसे आप कुछ बोलो ना कि पूरा बताऊंगा। बोलो लास्ट में क्या लिखूं? क्या कर रहे हो? बोलो। ये क्या? अरे यार तुम भी यार मजे ले रहे हो। 1s2 के बाद में बोलो 2s2, उसके बाद 2p6, फिर 3p, हो गया क्या 17? अब इसको बना दो फटाफट। समझ गए क्या तुम्हें क्या करना चाह रहा हूं? यहां पे 2, यहां पे कितना, और यहां पे कितना? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्लोरीन को होना है स्टेबल, क्या करेगा?
एक लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बात आ जाएगी। इसीलिए आपके जो क्लोरीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल होती है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, जबकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन खुद रिलीज करती है। तो मेटल्स रिलीज करती है और आपकी जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। इस तरीके से दोनों ठंडे हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अब आती है कार्बन की बात, केस थर्ड। पर भाई कार्बन का वो कितना है, ये कितना है, ये क्या ज्यादा हो जाएगा, बट टू बोल है ना। बनाओ जरा एक बार वो न्यूक्लियस, ये दो और ये देखो कितना। अब बोलो क्या करें, चार दे भी सकता है और चार क्या पॉसिबल है क्या, एक देना होता है या सात लेने होते हैं, क्या करवाते हैं, और एक, समझ गए ना, भावनाओं को समझ में आ गई बात। यहां चार की बात चल रही है, तो अगर चार दोगे तब भी तगड़ी एनर्जी और चार लोगे तब भी। तो इस चक्कर में फिर कार्बन क्या करता है, देखो इधर सीन देखो कार्बन का। तुम कार्बन बोलता है देख मेरे पास चार है, ठीक है। फिर ये बोलता तेरे पास, बोलता मेरे पास भी चार है, ये वाला भाई चार ही है मेरे पास, मैं भी तो वही हूं, और ऐसे ही है। अब ये बोल रहा है यार देख मेरे को चार और चाहिए, तो एक काम कर, अगर मैं तेरे से मिल जाऊं तो। अब इसके पास कितने हो गए, कौन सा आठ, कितने हो गए, ये हो लिया ठंडा। अब ये बोलेगा मेरे को भी करना है ना, फिर ऐसे बोलेगा मैं भी करूंगा, तो सब करेंगे तो फिर उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक जाल बन जाएगा। इस वजह से कार्बन बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं क्या, लिख लो, अब समझा दिया। लैंग्वेज तुम्हारी होगी, कंसेप्ट मेरा होगा। क्योंकि आपको मैं हलवा बना के नहीं दूंगा, थोड़ा जोर आएगा आपको, तभी मजा आएगा। तो कार्बन के इस रीजन की वजह से वो शेयर करता है, इक्वल शेयर करता है, और इक्वल शेयर करके वो बनाता है टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स, जिस वजह से बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स कार्बन बेस मिलते हैं, और जिसकी वजह से एक ब्रांच बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, समझ में आ गई पूरी बात। तो किसी को अगर कैटेनेशन समझाना हो तो समझा दोगे, पक्की बात है क्या, ठीक है। जब तुम यहां पे पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि तुम्हें किसी को समझाना है, खुद नहीं करना है, समझाना है। क्योंकि आप किसी को समझाते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, ना कि उसको। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं अगर 100% दे रहा हूं, तुम्हें कितना आ रहा है, 100 तो नहीं आ रहा है। तो वही सेम काम अगर तुम किसी के साथ करोगे, तो तुम अपना 100 दोगे, उसको 100 नहीं आएगा। ये फंडा है, ठीक। कैटेनेशन आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट हमारा ये है कि यार कार्बन इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स अगर बनाएगा, तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उन पर स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो पढ़ने लिखने का सबसे पहला काम क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है उसको सबसे पहले क्या करवाते हैं स्कूल में, लिखना सिखाते हैं, है ना। तो हमें भी उन कंपाउंड्स को बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो अब मैं लिखना काम स्टार्ट करा रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C5H12, C5H12, इसको बना के दिखाओ कैसे बनेगा, कर सकते हो।
और बना के कॉपी उल्टी करना मेरी तरफ, सबकी कॉपी देखते हैं क्या बनाया। शाबाश, एच लगाते फटाफट। ठीक है, बाकी लोग ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम लोग ये बना रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो। ऐसे हाँ या ना? कितने लोगों ने बनाया हाथ ऊपर? सबने बनाया होगा, ठीक है। एच तो लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो एच एच तो ठीक। मेरा मेन फोकस आपको समझाने पे रहेगा। राइटिंग थोड़ी मैं अच्छी लिखता नहीं हूं जानबूझ के, है वैसे खराब भी है, मैनेज कर लेना, ज्यादा समझ में ना तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये तो 5 कार्बन का एल्केन है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको C100 और H202 दूं और अगर आप इस तरीके से बनाओ तो ये तो बोर्ड भी कम पड़ेगा। तो हमारे पास कोई सेकंड मेथड भी होना चाहिए कंपाउंड को बनाने का। तो शायद आप ये बोलोगे काम करते हैं सर, इसको एक अलग तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, सेकंड तरीका सर कोई है इसको छोटा करके बनाने का? शायद तुमने इसको ऐसे भी देखा होगा कई बार। हाँ ना, देखा, ये भी मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका है। अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं क्या खा रहा हूं? कौन से बॉन्ड्स? सी और एच के बॉन्ड खा गया तो ये बन गया कंपाउंड, थोड़ा छोटा हो गया, स्पेस मिनिमाइज हो गया, है ना। अब मुझे कोई बोले सर और छोटा करो इसको। इसमें से मैंने सी एच के डंडे खाए तो ये बनाया। अब इसमें से अगर मैं सी खा जाऊं, एच खा जाऊं तो इंदु बिंदु बिंदु, है ना। इसको और अगर छोटा करना है तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, खत्म हो गया, ये रहा। हाथ हटा, सीधी बैठ, ये कोई नहीं लगाएगा भाई ऐसे, है ना, एकदम स्ट्रेट। ये भी बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस बड़े से कंपाउंड को इतनी सी जगह में मैं लिख सकता हूं। तो इसको कैसे बनाऊं मैं? आप सुनो ध्यान से, कितने कार्बन है? 5 पॉइंट्स लगाओ ऊपर नीचे, जिग जैग लगा दिए। अब पॉइंट्स को पॉइंट से मिला दो, बस हो गया, खत्म हो गया, बन गए। इससे इसमें मैंने क्या खाया? कौन से बॉन्ड? सी और एच के बॉन्ड। इससे इसमें मैं क्या खा गया? एच ही खा गया भाई। देख रहे हो भूख, देख रहे हो भूख। तो आप इसको अगर छोटा कर रहे हो तो आप यहां पर जो डॉट्स लगा रहे हो वो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 में से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने बचे? मान लिए कि एच है, अज्यूम कर लिया ताकि स्पेस बच जाए। समझ में आ रही है बात? इस कार्बन की कितने बॉन्ड है? 2 है, कितने बचे? मान लिया है, ऐसे यहां पर मान लोगे, मान लोगे, मान लोगे। क्लियर है क्या? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ ऊपर करो। ठीक, अब मैं तुम्हें इनके नाम बताता हूं कि इनको हम क्या बोलते हैं। बेसिकली मेरा टॉपिक यही था, ये जो मैंने लिखा ना स्टार्टिंग में, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये वाला था जो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था। बीच में कंटिन्यूएशन आ गया। तो ये वाला जो आपका है इसको हम बोलते हैं एक नाम, ये सब के सब स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज है। इसको जो आपने बचपन में सबसे पहले पढ़ा होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ गए क्या? ये बोर्ड हम एक्सटेंडेड, ये कंपाउंड को पूरा खोल के रख दिया हमने, हर चीज दिखा रहे हैं, बॉन्ड, एटम, सब। तो वो कहलाता है आपका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जहां आप सी एच बॉन्ड को हाइड करके सी के साथ एच को श्रिंक करते हो उसको आप बोलते हो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। और जब आप ऐसे बनाते हो, अब ये इतना बड़ा एम बनाने की जरूरत नहीं, आप छोटा सा एम बनाओ तब भी समझ में आ जाएगा, स्पेस बहुत बच जाएगा। उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन, सिंपल लाइंस के फॉर्म में दिखाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? ऑब्वियसली तीसरा वाला, ताकि स्पेस मिनिमाइज हो, बड़े सी जगह पे नहीं छोटी सी जगह पे मॉलिक्यूल को बना पाऊं
और उसके बारे में स्टडी कर पाऊं। ठीक है, छापो एक बार। टाइम भी हो गया, चलो आज इतना ही करते हैं अपन, है ना। तो यहां तक का पूरा समझ के पढ़ के आओगे, बाकी कल करेंगे।